Hello and very good morning to my dear students. Welcome to E-Class of Modern School, Class 11 Accounts. Again, we will continue with our accounting terminology and today is session 6. Let us go through with few more terms of accounts. Yes, what are debtors? You children might have not even heard the word debtors, but today you will come to know who are debtors. When a businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called as debtors. Now, when the businessman is selling his particular goods or services to his own customers, all those customers are known as debtors in accounts. Customer becomes debtor of that amount for which good is sold on credit basis. Yes, this is very important to know. हर एक इंसान को बिजनेसमैन ने अपने कस्टमर्स को बेचा है गुड्स, वो सारे के सारे डेटर्स नहीं होते, तो फिर कौन होता है डेटर? वो वाले कस्टमर्स जिसने हमसे बिजनेसमैन से गुड्स खरीदे हैं बट ऑन क्रेडिट बेसिस। उधार पे अगर हमसे गुड्स लेकर गया है तो फिर हम उसे डेटर मानेंगे। लेट मी पुट इट इनटू द इलस्ट्रेशन। एक कस्टमर आपके बिजनेस से 10,000 के गुड्स की परचेजिंग करता है, उसमें से 8,000 रुपीज उसने कैश आपको दे दिया है। ओनली द गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आर ऑफ 2,000. Now, how is 2,000 as out of 10,000 total purchase, 8,000 cash he has paid, so remaining 2,000 he is purchasing on credit basis. So, उस particular businessman का debtor कितने का ready हुआ? Is of 2,000. पूरे के पूरे 10,000 को हम debtor नहीं मानेंगे, जितना वो हमको कैश दे देता है उतने अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। एंड से फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया हमारे पास और 5,000 के गुड्स का परचेजिंग उसने किया, उसने कुछ भी हमें नहीं दिया, कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंप्लीटली 5,000 विल बी ट्रीटेड एज डेटर। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यू? सो एज अ बिजनेसमैन जितने की गुड्स हम क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं उसे हम डेटर कहेंगे, हमारे कस्टमर्स को हम डेटर्स कहेंगे। डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स। यस, वेरी ट्रू टू नो, बिकॉज जो भी आपका कस्टमर जिसने 2,000 नहीं दिए, जिसने 5,000 नहीं दिए, उस कस्टमर्स को करंट फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में पैसा दे देना होगा। दैट्स व्हाई इट इज करंट असेट। सो हु आर डेटर्स? Customers. All those customers, those who have purchased goods from us on credit basis, are debtors for the businessman. Next comes is bills receivables. Now, this is again the very unknown word to you people. Bills receivable is a written document. एक लिखावट है, एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, where there are two parties. उस एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दो पार्टीज शामिल होते हैं। कौन कौन? One is the bill writer, एक वो जो बिल लिख रहा है, and another is bill एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया है। नाउ व्हाट इज इट? कौन बिल को लिखता है, कौन बिल को एक्सेप्ट करता है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द बिल राइटर। जो बिल को लिख रहा है
That means consider yourself as a businessman. आपके पास एक कस्टमर आया और उसने गुड्स परचेज किए हैं पर पेमेंट किया नहीं है, तो एज अ बिजनेसमैन मैं बिल बनाऊंगा उसके नाम का. मैं बिल राइट कर रहा हूं. दैट मीन्स आई एम राइटिंग द बिल. सो who is going to accept that bill? The customer who is not paying me cash right now. That acceptor is taking up or accepting the responsibility to pay a specified amount on maturity date. उस बिल की अंदर मैं उसे परमिशन दूंगा कि हाँ 15 दिन, 2 महीने, 1 महीना रहने के बाद आप मुझे पेमेंट करना. सो जितना डेट उसमें मेंशन किया होगा तब तक मैं एज अ बिजनेसमैन मेरे कस्टमर से पैसा मांगूंगा नहीं. एज एंड व्हेन जब उसका मैच्योरिटी डेट आएगा. मैच्योरिटी डेट कब आएगा? वो डेट जो मैंने बिल में लिखी है विल बी टर्म्ड एज मैच्योरिटी डेट. वो दिन को जवाबदारी किसकी है? मेरे कस्टमर की, कि मेरे शॉप पे आए और मुझे जितना पैसा उसका बाकी था वो दे के जाए. सो इज दिस क्लियर व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? क्यों मेरे लिए वर्ड रिसीवेबल है? क्योंकि फ्यूचर में जाके मुझे उतना पैसा मिलने वाला था मेरे कस्टमर से. दैट्स व्हाई इट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन who has sold goods on credit basis. Am I clear to you people what is bills receivable? Moving on to the next one, the next term is receivable. The word itself suggests whatever the amount we are going to receive in our near future. Any amount to be received by businessman in the future from any person or persons is known as receivables. Receivables की examples आपको यहाँ पे नीचे मैंने लिख के दिए हैं. Debtors, bills receivables, commission outstanding, rent outstanding, prepaid expenses, etc. Debtors also I have made you very clear. Debtors कौन से थे हमारे illustration में? 2000 वाला और 5000 वाला हमारा क्या माना जाएगा? डेटर माना जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हमें अपकमिंग फ्यूचर में पैसा देगा. कमीशन आउटस्टैंडिंग, मुझे कमीशन मिलना बाकी है. सो अगेन दिस विल बी टर्म्ड एज रिसीवेबल. प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने पहले से ही खर्चा मेरा भर दिया है. अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट. प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने अपना इंश्योरेंस पहले ही भर दिया है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज मिलना बाकी है. दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज रिसीवेबल, पहले से जो मैंने भर दिया है. सो प्लीज कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड वेरी नाइसली. नेक्स्ट कम्स इज क्रेडिटर्स. फर्स्ट अपन ने पढ़ा डेटर्स और नेक्स्ट अपन कर रहे हैं क्रेडिटर्स. A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditor of the business. As a businessman, मैंने अगर किसी पर्सन से उधार पे गुड्स लिए हैं, खरीदे हैं, तो मेरे लिए वो पर्टिकुलर पर्सन क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा. A person from whom goods are purchased on credit basis. मिस्टर Y से अगर मैं परचेज कर रहा हूं उधार पे, तो मिस्टर Y बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा. A trader becomes creditor of the business for that amount for which goods are purchased on credit. Here is also the same concept of debtors. पूरे के पूरे 10,000 को हम डेटर्स मानते हैं? नहीं. उसने 8,000 कैश दे दिया, बाकी का 2,000 नहीं दिया, तो वो 2,000 मेरा डेटर है, क्योंकि वो 2,000 ही अब मुझे देगा. सेम इज द कंसेप्ट. मैंने अगर
30,000 के गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर वाई से और उस 30,000 में से 20,000 रुपीज मैंने उसको कैश दे दिया है, तो रिमेनिंग कम्स इज 10,000। सो 10,000 से मेरा मिस्टर वाई क्रेडिटर बनेगा। जितना मैंने उसको पैसा नहीं दिया, जितने का मैंने क्रेडिट किया उससे, जितने के गुड्स मैंने उससे उधार में खरीदे, उतने से मेरा क्रेडिटर जनरेट हुआ। अनदर एग्जांपल इफ आई टेक इज, if I have purchased from Mr. Z goods worth rupees 20,000 और मैंने पूरे के पूरे 20,000 उसको नहीं दिए, तो मेरा Z कितने से क्रेडिटर बनेगा? रुपीज 20,000 से। Creditors are treated as current liability, as debtors are treated as current assets. These are treated as your current liability. मैंने current assets और current liabilities के examples में ये debtors और creditors के examples put in किए थे। Next comes is bills payable. Bills payable again is a written document where there are two parties. यहां पे भी ये एक written document होता है, just because एक proof की तरह वो काम करेगा, एक evidence की तरह वो काम करेगा, जहां पे दो parties होंगी, एक बिल को लिखने वाला और एक बिल को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर। There are two parties, bill writer and acceptor, where bill acceptor accepts responsibility to pay certain amount as per predetermined date in the future. It becomes payable. जैसे मैंने मिस्टर वाई से 30,000 के गुड्स लिए थे, उसमें से 10,000 का मेरा कर्जा हुआ था, मेरा क्रेडिटर्स था वो। That's why ये 30,000 में से 20,000 तो मैंने उसको दे दिए थे, बाकी के 10,000 का वो बिल बनाएगा। या अब इस केस में बिल कौन बनाएगा? मिस्टर वाई। और मैं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसा बाकी का देना है। बाकी मेरा कितना है? 30 में से 10, वो 10,000 मैं पे करूंगा in the near future. That's why I will accept the bill and Mr. Y will prepare the bill. So 10,000 will become my bills payable. I have promised to Mr. Y that in upcoming future on the maturity date I am going to pay you the balanced amount. जितना भी मेरा 10,000 है वो मैं तुझे पे करूंगा. So for me this will be bills payable. So children, please don't get confused. हम अगर बिल लिख रहे हैं किसी सामने वाले के नाम पे तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, और हमने अगर एक्सेप्ट किया है किसी को देना कि हम तुझे पैसा देंगे, then it will be treated as bills payable. Next comes is payables. The word itself suggests that any amount to be paid by the business person in the future to any person or person is known as payables. बिजनेस को किसी एक इंडिविजुअल को पैसा देना है या बहुत सारों को पैसा देना है इन फ्यूचर में, तो उन सारी बातों को हम पेबल्स मानेंगे. फॉर एग्जांपल्स, क्रेडिटर्स. हाउ क्रेडिटर्स? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी. 30 में से 20 का कैश मैंने दे दिया था, बाकी का 10,000 मेरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, मेरा वो करंट लायबिलिटी में गया था 10,000. सो मेरे क्रेडिटर्स जनरेट हुए, इसके लिए वो मेरे पेबल्स हैं, मुझे फ्यूचर में जाके उन 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस. लेबर्स ने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, मुझे पैसा देना बाकी है, सो अगेन दिस विल बी ट्रीटेड एज पेबल्स. प्री रिसीव्ड इनकम. मेरी सर्विसेज देना बाकी है पर सामने वाले ने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? पेबल. मुझे उसको सर्विसेज रेंडर करना बाकी है. सो इज दिस क्लियर? हु आर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कम्स इज कॉस्ट. द वर्ड इज वेरी नोन टू यू पीपल. टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट or to provide any service, whatever expenses are required, the sum of these expenses is called cost. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई भी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सारे के सारे खर्चों को एक के बाद एक हम ऐड करते जाएंगे, देन
all the sum up of these expenses will be termed as cost. For example, raw material plus labor cost plus any other maintenance cost, ये सब जुड़ के हमारा cost ready होगा. Next comes is voucher. Voucher is a written document of business transaction. Again, this is written document. It is helpful as a proof, as an evidence. A type of transaction is determined on the basis of voucher. Voucher को जब हम देखेंगे तो उस voucher से हमें पता चल जाएगा whether it is cash transaction, whether it is credit transaction and so on. So voucher decide करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में हुआ है वो कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. Very regularly heard, very frequently we avail discounts, but in accounts discount is little bit deeper one. The amount which is deducted from the total amount is known as discount. किसे हम discount कहेंगे? Total amount में से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, उतने ही अमाउंट को हम डिस्काउंट कहेंगे. आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज सेल, द amount which is procured or deducted is known as discount. There are mainly two types of discounts. First one is cash discount and next comes is trade discount. What are these two terms? किसे हम trade discount कहेंगे, किसे हम cash discount कहेंगे. Trade discount. At the time of sales, a business person deduct certain percentage or amount from sales price. It is known as trade discount. Trade discount is not recorded in the books of accounts. Trade discount को हम accounts में short में TD कहेंगे. TD. जब sales करने के टाइम पे एक businessman particular परसेंटेज या अमाउंट को डिडक्ट करता है, माइनस करता है सेल्स प्राइस में से, तो वो डिडक्टेड अमाउंट को हम टीडी कहेंगे. एंड मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट दैट टीडी इज नेवर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टीडी को हम शो नहीं करेंगे, लेस करके दिखाएंगे पर टीडी का अमाउंट हम शो करेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, assume that the goods worth rupees 10,000 sold at 2% TD. So 2% of 10,000 comes to rupees 200. अभी आप लोगों को सबको अपने अपने कैलकुलेटर्स यूज करने होंगे. You people are in 11th standard. Officially you are allowed to make use of calculators. 10,000 into 2% सीधा आप करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 200. So the sales of rupees 9800 will be recorded in the books of accounts. 10,000 उसका selling price, उसमें से 2% उसका discount, that comes to 200. वो अपने बुक्स में कितना दिखाएगा? 9800, because TD is not to be recorded. Now next comes is cash discount. To attract the customers with the purpose to receive quick collection of credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount, and cash discount is recorded in the books of accounts. After deduction of trade discount, cash discount is determined. If rupees 200 as discount is allowed on rupees 9800, customer would pay rupees 9600 to the supplier. Thus rupees 200 will be treated as cash discount. Now let me explain you what is cash discount. सबसे पहले तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? Just it is given to attract the customer. कस्टमर्स अट्रैक्ट हों इसके लिए ये दिया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है? To receive quick collection of credit sales. The amount which is deducted from receivable amount is known as
cash discount. Let me put it into the illustration. 9800 लास्ट अपन का ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट कैलकुलेट किया था, और भी यहां पर अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को हमने 200 रुपीज डिस्काउंट अलाउ किया है। 9800 में से और 200 जो अपन ने माइनस कर दिया, तो अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 9600. This 200 will be treated as cash discount, और इस कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करेंगे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो 10,000 का 2% ट्रेड डिस्काउंट था। अब अमाउंट कितना आया? 9800। जो 200 टीडी है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब 9800 में से भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने और 200 डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 9800 माइनस 200 कम्स टू 9600। अब कस्टमर कितना पे करेगा? 9600। तो 98 में से जो 200 अपन ने माइनस किया है, ये 200 हम कैश डिस्काउंट मानेंगे और इस कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करेंगे। That's all for today, and your today's task is go through with these terms very nicely again. Read your textbook thoroughly. Write in your accounts notebook all these terminology along with examples. Also, you are supposed to learn these terms. In our next meeting, I will explain you few more terminology of accounts. Till then, study well students. All the very best. Keep your work updated. Thank you.